तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 160 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से ही देख लेना। मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि आसमान की ऊंचाई में जहां सिर्फ शांति और नीला सन्नाटा था, अचानक एक तीखी हवा की आवाज गूंजती है और फिर दूर से काले रंग की शैडोई फिगर्स एक एक करके उस शांत आकाश को चीरते हुए दिखाई देती है। कुछ ही पल में वो फिगर्स हवा में चलते हुए एक ऊंचे हरे पहाड़ पर उतर जाती है। एक सफेद चोगा पहने एल्डर अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाता है और फिर यन की तरफ देखता है। उसके लहजे में गहराई और सम्मान साफ झलकती है। जूनियर पेविलियन चीफ, हमारे आगे जो इलाका है वो यन अलायंस की टेरिटोरी है। हमारी करंट स्पीड से हम शाम तक मिस्टीरियस येलो स्काई स्ट्रीम तक पहुंच सकते हैं। शाओयान हल्का सा सिर हिलाता है। उसकी नजर अपने साथ आए हुए एलीट स्क्वाड पर जाती है और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरती है। ये ग्रुप शायद सेंट्रल प्लेन्स के हिसाब से टॉप टियर न हो, लेकिन इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इनकी एक आवाज से जमीन तक कांप सकती है। एल्डर दोबारा बोलता है, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रोफाउंड लायन सेक्ट, हॉल ऑफ सोल्स और जो एक्सपर्ट्स उन्होंने फोर्सफुली शामिल किए हैं उन्हें मिलाकर उनके पास करीब 30 डोजून क्लास के फाइटर्स हैं, जबकि यन अलायंस के पास सिर्फ 10 एक्सपर्ट्स हैं। शाओयान के चेहरे पर हल्की सोच भरी गंभीरता आ जाती है। उसकी उंगलियां आपस में जुड़ जाती है। तो उनके पास 30 से ज्यादा डोजून्स हैं। ये सच है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के फाइटर्स सेंट्रल प्लेन्स जितने रिफाइंड नहीं होते, लेकिन उन्हें अंडर एस्टिमेट करना भी बहुत बड़ी भूल होगी। हॉल ऑफ सोल्स जैसे एंशिएंट और शेडी ऑर्गेनाइजेशंस के पास ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिनसे वो कहीं से भी पावर खींच सकते हैं। इसलिए प्रोफाउंड लायन सेक्ट के पास इतनी हेवी स्ट्रेंथ होना सरप्राइजिंग नहीं। दूसरी ओर यन अलायंस में जब शाओयान आखिरी बार था तब सबसे ताकतवर काई लिन क्वीन मेडुसा थी। जब वो गया था तब वो 4 या 5 स्टार डोजोन थी, लेकिन अब इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद वो शायद 2 जून बन चुकी होगी। आखिरकार वो 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन की ब्लड लाइन रखती है। उसकी नेचुरल टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन चाहे लिन कितनी भी ताकतवर हो वो अकेली है। यन अलायंस के पास 10 एलीट डोजून होना शाओयान की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में यन अलायंस ने कितनी तेजी से प्रोग्रेस किया है। शाओयान एक पल सोचता है और पूछता है, प्रोफाउंड लायन सेक्ट के पास कितने एक्सपर्ट्स हैं जो 6 स्टार डोजून या उससे ऊपर के लेवल पर है? एल्डर जवाब देता है, टोटल 8 है, जिनमें 4 ऐसे हैं जिन्होंने 8वां स्टार भी पार कर लिया है। लेकिन ये निश्चित नहीं कि हॉल ऑफ सोल्स ने सीक्रेट में कोई और पावर हाउस न भेजा हो। शाओयान धीरे से सिर हिलाता है, हल्की सांस छोड़ता है और कहता है, चलो अपनी स्पीड बढ़ाओ, हमें शाम होने से पहले मिस्टीरियस येलो स्काई स्ट्रीम पहुंचना है। वो अपना हाथ हिलाता है, जमीन पर हल्का दबाव डालता है और हवा में स्पेस डिस्टॉर्ट होती है। उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो जाता है। बाकी सभी वॉरियर्स इस डिसअपीयरेंस को देखकर जरा भी नहीं चौंकते। वो सब भी तुरंत हवा में उड़ जाते। मिस्टीरियस येलो स्काई स्ट्रीम के ऊपर गहरे काले बादल छा चुके। गूंजती हुई गर्ड्स पूरे 50 किलोमीटर के एरिया में गूंज रही। ब्लैक फॉग धीरे धीरे मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस के बाहर फैलती है और जैसे ही वो छंटती है एक विशाल आर्मी की प्रेजेंस सामने आती है। लाखों वॉरियर्स उस ब्लैक फॉग में छुपे थे। उनकी बैटल क्राइज इतनी जोरदार है कि आसपास की पहाड़ियां तक कांपने लगती है। यन अलायंस के हजारों वॉरियर्स ऊंचे फोर्ट्रेस वॉल्स पर खड़े होकर उस काली भीड़ को गंभीर निगाहों से देख रहे। इन सालों में यन अलायंस ने कई लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि रिटेलिएशन की गुंजाइश तक नहीं बची। हर किसी ने अपने दिल में एक भारी सांस ली और उनकी नजर एक ही जगह पर जा रुकी। फोर्ट्रेस की दीवारों के बीच खड़ी थी एक तेजस्वी महिला, तन लाल आर्मर में। उसकी स्नेक लाइक कमर की कर्व्स तक वो आर्मर छिपा नहीं पा रही थी। उसका चेहरा ठंडा लेकिन बेहद खूबसूरत, ऐसा कि देखते ही सांस थम जाए। इन्हीं सालों में काइलिन, जिसे लोग क्वीन मेडुसा के नाम से जानते हैं, जियामा एम्पायर से निकलकर यन अलायंस को नॉर्थ वेस्ट का सबसे ताकतवर गुट बना चुकी थी। आज वो सिर्फ एक जनरल नहीं, पूरे अलायंस की आत्मा थी। कुछ लोगों के लिए उसकी वैल्यू शाओयान से भी ज्यादा थी। काइलिन की आंखें दूर काली धुंध को घूर रही है। क्या अब हमला होने वाला है? उसका हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर लटकी लॉन्ग सोर्ड पर चला जाता है। होठ सख्ती से बिंचे हुए, चेहरा पूरी तरह से आइस कोल्ड डिटर्मिनेशन से भरा हुआ। पीछे से आवाज आती है, चाइलिन, अगर हम इसे रोकने में नाकाम रहे तो शाओ शाओ को लेकर तुरंत निकल जाना। ये कहते हैं शाओदिंग, जो व्हील चेयर पर बैठा है। पास ही शाओली भी गंभीर होकर कहता है, ये हमारे तीसरे भाई की बेटी है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। चाइलिन चुपचाप सिर हिलाती है और पीछे देखती है। वहाँ एक छोटी सी प्यारी बच्ची
खड़ी है, सफेद कपड़ों में, माथे पर 7 कलर्ड स्नेक का सिंबल और आंखों में ऐसा मासूमियत भरा जादू कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। कैलिन उसे गोद में उठा लेती है। शाओ कहती है, मम्मी डरने की जरूरत नहीं, फर्स्ट अंकल ने कहा है पापा वापस आएंगे। कैलिन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आती है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और प्यार की मिलीजुली चमक है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखती है और धीरे से पूछती है, क्या वो वाकई वापस आएगा? लिटिल फेरी डॉक्टर धीरे से जवाब देती है, उसे हेवनली टून में आधा साल लगना था। अब तक वो गू रेल्म से बाहर आ चुका होगा और जैसे ही फॉलिंग स्टार पेविलियन पहुंचेगा याओलाओ उसे सब बता देंगे और उसका नेचर तुम जानती हो, वो तुरंत यहाँ आएगा। कैलिन धीमे से मुस्कुराती है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वरी साफ छलक रही है। वो शाओ को जमीन पर उतारती है और कहती है, अगर ये किला गिरा तो शाओ को लेकर भाग जाना। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं शाओयान को कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे मैं जिंदा रहूं या नहीं। लिटिल फेरी डॉक्टर बस सिर हिलाती है। वो जानती है कैलिन जो बोलती है वो करती है। शाउटिंग की आवाज गूंजती है, कैलिन इन सालों में तुमने यान अलायंस और शाओ क्लैन दोनों के लिए बहुत कुछ किया है। अगर हम ये लड़ाई जीत गए तो मैं शाओयान से कहूंगा कि तुम्हें शाओ क्लैन में शादी करके लाया जाए। शाओली भी हामी भरता है, इस बार हम तुम्हारे साथ हैं। कैलिन बस कहती है, पहले ये लड़ाई सरवाइव कर ले। वो शाओ को धीरे से जमीन पर रखती है और एक काले कपड़ों में लिपटे शख्स की छवि उसकी आंखों में उभरती है। उसी वक्त काली धुंध में से अचानक ड्रम्स ऑफ वॉर गूंजते हैं और दर्जनों सिलुएट्स हवा में हुई मजबूत शरीर वाला मिडिल एज्ड वॉरियर भारी गोल्डन ब्लेड के साथ सामने आता है। वो जोर से हंसता है, मेडुसा क्या तुमने सोच लिया सरेंडर करोगी प्रोफाउंड लायन सेक्ट के सामने, या फिर हम तुम्हारे पूरे यान अलायंस का संहार करें? आसमान में गूंजती हुई वो जबरदस्त हंसी जब हवा में फैली तो क्वीन मेडुसा यानी कैलिन की लंबी संकरी आंखों में एक ठंडी सी चमक दौड़ गई। वो धीरे से एक कदम आगे बढ़ी और दूर आकाश में खड़ी कई फिगर्स की ओर नजर डाली। हालात चाहे जितने भी तनावपूर्ण क्यों ना हो, उसकी काम वॉइस जरा भी नहीं डगमगाई। सालों से यान अलायंस की कमान संभाल चुकी स्नेक पीपल ट्राइब की महारानी कैलिन ऐसी स्थिति में जरा भी डर महसूस नहीं करती। उसका आवाज अब गूंजा, यान अलायंस में बस वो वॉरियर्स होते हैं जो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, सरेंडर करने वाले कायर हमारे बीच नहीं होते। उसके जवाब में आसमान में खड़ा वो सुनहरे बालों वाला मिडिल एज्ड मैन बड़े गर्व से मुस्कुराया। उसके हाथ में वो बड़ी सी गोल्डन ब्लेड एक भारी लहराती चमक छोड़ रही थी। कैलिन के शब्द सुनकर वो गुस्से में नहीं आया बल्कि जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखों में जलती वो लालसा अब और ज्यादा तेज हो चुकी थी। एक मजबूत इरादों वाली औरत उसे वैसे ही पसंद थी। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भला कौन नहीं जानता था यान अलायंस की वो ठंडी और खूबसूरत क्वीन मेडुसा को। उसका एक ही सपना था, अगर वो इस लड़ाई में उसे पकड़ ले और उसे सिर्फ अपनी बना ले तो दुनिया की बाकी सारी जंगें बेमानी हो जाएंगी। कुछ औरतें ऐसी होती है जिनके एक मुस्कान या एक तीखी नजर जंग छेड़ सकती है और कैलिन बिल्कुल उसी कैटेगरी में आती है। अब वो सुनहरे बालों वाला मर्द फिर बोला, मेडुसा तुम ये अच्छे से जानती हो कि यान अलायंस बेवजह धर्मी बना हुआ है। तुम्हारी स्ट्रेंथ हमारी बराबरी नहीं कर सकती। अगर तुम प्रोफाउंड लायन सेक्ट के सामने सर झुका दो और शाओ क्लैन के सारे मेंबर्स हमें सौंप दो तो मैं बतौर सेक्ट चीफ ये गारंटी देता हूँ यान अलायंस का एक भी व्यक्ति जख्मी तक नहीं होगा। पर उसकी इस चालाकी भरी हंसी को अनदेखा करते हुए कैलिन ने बस एक ठंडी सी नजर डाली और धीरे से बोली, एक्टिवेट द फॉर्मेशन। जैसे ही ये वर्ड्स उसके होंठों से निकले चारों तरफ से उत्तेजित आवाजें गूंज उठी। अंडरस्टूड। फोर्ट्रेस के बाहर का आसमान थरथराने लगा और फिर एक विशाल एनर्जी बैरियर धीरे धीरे पूरे किले के चारों तरफ फैल गया और आखिरकार दोनों सेनाओं के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। कैलिन ने फिर आदेश दिया, आर्चर्स तैयार हो जाओ। फिर तो एक के बाद एक क्रीकिंग बोज की आवाजें गूंजने लगी। 70 to 80 फुट लंबे बालिस्टास कुछ ही वॉरियर्स ने मिलकर तेजी से लोड करना शुरू कर दिया। 20 फुट लॉन्ग तीखे एरोज ठंडी चमक के साथ रेडी खड़े थे। यान अलायंस ने इन्हें खास मटेरियल से तैयार करवाया था और जब ये एरोज किसी डोलिंग वॉरियर के हाथों से चलाए जाएं तो एक केयरलेस डो वांग भी इन्हें नहीं रोक सकता। शीटियन यानी वो सुनहरे बालों वाला मर्द ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसके शब्दों ने जवाब नहीं बल्कि मौत को न्योता दिया था। और तभी पीछे से एक ठंडी खतरनाक आवाज आई, शीटियन ये बकवास बंद करो। अगर तुम्हें वो औरत चाहिए तो जब फोर्ट्रेस गिरेगा हम उसे तुम्हें सौंप देंगे, पर अगर शाओ क्लैन के मेंबर्स भाग निकले तो ये गुनाह तुमसे सहा नहीं जाएगा। शीटियन का चेहरा फौरन बदल गया। उसने पलट कर देखा, एक ब्लैक क्लोथ्ड एल्डर हवा में खड़ा था। उसके चारों ओर अजीब सी स्पिरिचुअल बॉडीज मंडरा रही थी जिनकी चीखें सुनकर रूह कांप उठे। उस एल्डर का चेहरा डार्क और स्टर्न था। ध्यान से देखने पर वो कोई और नहीं बल्कि नींद तियानजुन था, वही जिसने हॉल ऑफ सोल्स के
एक्सपर्ट्स को लेकर फॉलिंग स्टार पवेलियन पर हमला किया था। शीटियन मुस्कुराया। निंथ तियानजुन अब ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यान अलायंस का अब कोई फ्यूचर नहीं बचा। उनकी स्ट्रेंथ हमारे सामने एक मजाक है। शाओ क्लैन के मेंबर्स भाग नहीं सकते, पर निंथ तियानजुन बस एक ठंडी नजर डालता है। अगर कोई भी गलती हुई तो अंजाम तुम्हें पता है। शीटियन को भी समझ आ गया था और वो चुप हो गया। फिर उसने एक बार फिर हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, मेडुसा, अब तुम्हारा आखिरी मौका भी खत्म हो चुका है। सब लोग सुनो, अटैक, चार्ज। फोर्ट्रेस के बाहर खड़ी ओशियन जैसी विशाल आर्मी ने एक साथ गगनभेदी नारा लगाया। जमीन तक हिल गई और वो बेशुमार आर्मी किसी बाढ़ की तरफ फोर्ट्रेस की तरफ दौड़ पड़ी। फोर्ट्रेस की दीवार पर खड़े वॉरियर्स का चेहरा गंभीर हो गया। हवा में फैला वो मर्डरस ऑरा सबको जकड़ने लगा था। फोर्ट्रेस से अचानक भयानक हवा की आवाज गूंजी और एक के बाद एक काले बादल जैसे विशाल एरोज प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की आर्मी पर बरस पड़े। मौत की चीखें गूंजने लगी। चाइलिन ने दीवार से नीचे देखा। सैकड़ों सैनिक जमीन में गड़े हुए पड़े थे, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी भाव नहीं थे। फिर उसने ऊपर देखा। आसमान में 100 लोग खड़े थे। उनके पीछे दो वांग और दुवांग की इकाई दो ची विंग्स के साथ उड़ती हुई। ये थी प्रोफाउंड लायन सेक्ट की असली ताकत। शीजी ने देखा कि नीचे की आर्मी तो सिर्फ गिरी जा रही है, उसे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि असली ताकत आसमान में थी। अब उसके इशारे पर एलीट्स ने एक सेमी सर्कल बनाया और फोर्ट्रेस की ओर उठ चले। एक के बाद एक एनर्जी पिलर्स हवा में गूंजने लगे और फोर्ट्रेस के चारों तरफ एनर्जी बैरियर पर जा टकराए। काइलिन ने कमांड्स जारी किए, काम, ठंडी और बेहद एक्सपीरियंस्ड अंदाज में। आर्चर्स, टारगेट्स बदलो। दो वन क्लास और उससे ऊपर के सारे एक्सपर्ट्स रिटेलिएट करो और बैरियर को स्टेबलाइज करो। फिर एरो क्लाउड्स ने दिशा बदली और एक तूफान की तरह आसमान में उड़ते हुए प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के एलीट्स पर टूट पड़े। कई एक्सपर्ट्स की छाती चीर दी गई और उनके बॉडीज नीचे गिरने लगे जैसे टूटे हुए पत्थर। लेकिन अब ये बैटल खून से पागल हो चुका था। अब दोनों ओर के दो ची वॉरियर्स हवा में एक दूसरे पर टूट पड़े। एनर्जी बैरियर लगातार हमला झेल रहा था, लेकिन फिर भी टिका हुआ था। शी टियान अब मुस्कुराया, they should be sufficiently exhausted, और फिर उसने एक हैंड सिग्नल दिया। उसी समय उसके पीछे की ब्लैक फॉग फट गई और उसमें से करीब 7 फिगर्स सामने आए। उनमें से 30 फिगर्स की ओर इतनी खतरनाक थी कि पूरा इलाका कांप गया। फोर्ट्रेस की दीवार पर खड़े काइलिन और बाकी लोगों के चेहरे अब सच में बदल गए। ये लोग इस जंग की जीत और हार तय करने वाले थे। वो 100 फिगर्स हवा में धीरे धीरे चलने लगे। बालिस्टर्स से छोड़े गए वो भारी एरोज अब उनसे 1000 फीट दूर जाकर खुद ही फटने लगे। वो 100 फिगर्स एक साथ चीखे और फिर उनके शरीरों से उठती जी आसमान में जाकर एक 10,000 फुट वाइड एनर्जी बीस्ट में बदल गई। उस एनर्जी बीस्ट की नोस्ट्रल से निकलते 2 फुट लंबे व्हाइट स्मोक जेट्स और फिर वो बीस्ट हवा में चल पड़ा और फोर्ट्रेस के एनर्जी बैरियर से टकरा गया। एक भयंकर टकराव के साथ पूरा वातावरण थम गया। फिर एक लाउड एक्सप्लोजन के साथ एनर्जी बैरियर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। कैलिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका आइसी कोल्ड वॉइस दीवार पर खड़े सभी वॉरियर्स के कानों में गूंजा। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे पीछे है हमारा एम्पायर और उसकी जमीन। अगर तुम्हारे दिल में अभी भी एक आग बाकी है तो अपने हथियार उठाओ और आखिरी सांस तक लड़ो। उसकी ये चीख एक ऐसी आग थी जिसने पूरे यान अलायंस की आंखों में एक लाल रंग भर दिया। वो सन्नाटा अब एक उग्र युद्ध नाद में बदल चुका था। एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया था। शी टियान का चेहरा एक खूंखार मुस्कान से भर गया जैसे ही उसने ऊपर आसमान से टूटती हुई एनर्जी बैरियर को देखा। उसने अपना हाथ नीचे झटका और एक ठंडी चीख हवा में गूंज उठी। चार्ज! शी टियान की पुकार सुनते ही बाहर रोके गए सारे दो वंग्स और दो वांग्स एक भयानक दहाड़ के साथ आगे बढ़े, मानो तूफान की तरह दीवारों की ओर लपके हों। चाइलिन की नजर जैसे ही उस बेकाबू भीड़ पर पड़ी जो कत्लेआम के इरादे से आ रही थी, उसने कमर से अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड खींच ली और उसी पल एक विशाल तेज दोची उसकी बॉडी से फूट पड़ा। उसने अपनी तलवार को जोर से झटका और देखते ही देखते 1000 फुट लंबा स्वॉर्ड ग्लो आसमान में लहराता हुआ निकल पड़ा, जिसने एक ही वार में दर्जनों दो वंग्स को बीच से काट कर रख दिया। कैलिन की ठंडी चीख गूंजी और साथ ही दीवार पर खड़े कई सेनानी उठ खड़े हुए। सीधा टकराव। प्रोफाउंड लायन सेक्ट के ताकतवर एक्सपर्ट से एक भीषण टक्कर हो गई। पूरा आसमान लड़ाई की गूंज से कांप उठा। चाइलिन की नजर एक पल को अपने पास लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ गई। उसने नरम पर गंभीर आवाज में कहा, लिटिल फेरी डॉक्टर, शाओ शाओ तुम्हारे हवाले है, उसकी हिफाजत करना। लिटिल फेरी डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और धीरे से सिर हिला दिया। शाओ शाओ भी छोटी थी, लेकिन उसने माहौल की गंभीरता को महसूस कर लिया था। वो घबराकर अपनी माँ के लंबे पैर से लिपट गई। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। कैलिन ने उसका सिर प्यार से थपथपाया। शांत रहो, डरो मत, मम्मी थोड़ी देर में तुम्हें लेने आएगी। उसके चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान उभरी और फिर उसने शाओ शाओ को लिटिल फेरी डॉक्टर को सौंप दिया। माँ के चेहरे पर एक हल्की कसक चमकी, लेकिन बिना रुके वो पलटी और आकाश में छलांग मार दी। उसकी बॉडी से एक प्रचंड दो
ची फूटा और रास्ते में जो भी दो वैंग्स खड़े थे उनका शरीर खून में बदलता चला गया। शी, क्या तू इस क्वीन से लड़ने की हिम्मत रखता है? इतनी खूबसूरत महिला की चुनौती को कोई कैसे ठुकरा सकता है? शिटियन जोर से हंसा। उसके हाथ में सोने की बड़ी तलवार चमक उठी। वो हवा में चलते हुए बस कुछ छलकियों में काइलिन के सामने आ गया। उसकी आंखों में वासना भरा उबाल उठ रहा था। ऐसी हसीन औरत तो बहुत कम देखने को मिलती है। शाओयान जैसे नालायक के पास क्या आम, एक बार ये मेरे पास आ जाए तो ये क्वीन मेरी हो जाएगी। काइलिन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, न कोई जवाब न कोई चेतावनी। दोची उसकी बॉडी से तेजी से फूटा, उसकी तलवार निकल पड़ी और तूफानी रफ्तार से शीटियन की ओर लपकी। हर वार मौत से भरा हुआ उसकी तलवार ने शी के सारे फेटल पॉइंट्स को निशाना बनाया। शीटियन ऊपर से भले ही शांत था लेकिन भीतर से पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। वो जानता था ये रानी उससे कम नहीं है और उसकी लड़ाई का अनुभव उससे कहीं ज्यादा भयानक है। उसकी गोल्डन ब्लेड एक विंड मिल की तरह घूमी और सब वारों को रोकने लगी। इसी बीच दुर्ग के चारों तरफ 1000 फुट की परिधि में पूरी तरह तबाही मच चुकी थी। यान अलायंस के सारे एक्सपर्ट्स युद्ध भूमि में कूद चुके थे। जमीन पर दोनों सेनाओं के बीच भयंकर टकराव हो रहा था। कई एक्सपर्ट्स तो एक ही चूक में मारे गए, यहाँ तक कि एलिट दोजोंग्स तक खुद को नहीं बचा पाए। कोई अनलकी होता तो दर्जनों दुश्मनों से घिरकर वही ढेर हो जाता। उधर आसमान में निंथ तियानजुन स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक ठंडी मुस्कान। उसके लिए ये सब लोग सिर्फ सोल्स थे। लड़ो, जितने ज्यादा मरेंगे उतना अच्छा। वो धीमे से हंसा। हर मरे हुए की सोल एक अद्भुत शक्ति से जमीन में खिंच रही थी, यहाँ तक कि कमजोर आत्माएं भी नहीं बच रही थी। हॉल ऑफ सोल्स के लिए ये युद्ध एक सुनहरा हार्वेस्ट था। दीवार पर खड़ी लिटिल फेरी डॉक्टर ने एक जहर से भरी ची की लहर छोड़ी। एक प्रोफाउंड लायन सेक्ट के एक्सपर्ट को सीधा उड़ा दिया। काला खून उबला और वो दीवार से नीचे गिर पड़ा। शाओ शाओ ने अपनी आंखें उसकी शोल्डर पर छुपा ली। लिटिल फेरी डॉक्टर की नजरें अब चारों तरफ घूम रही थी और वो चिंता से भर गई। हालांकि येन अलायंस के पास टेरेन का एडवांटेज था लेकिन उनके पास न उतने एक्सपर्ट्स थे न ही वो ताकत। और अब प्रोफाउंड लायन सेक्ट के कई एलीट वॉरियर्स दीवार के अंदर तक घुस चुके थे। लिटिल फेरी डॉक्टर जाओ शाओ को लेकर निकलो, ये जगह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। ये आवाज चिंगलिन की थी जो अचानक लिटिल फेरी डॉक्टर के बगल में प्रकट हुई। उसने वो सारे एक्सपर्ट्स समन कर लिए थे जो वो कंट्रोल कर सकती थी। उसकी मिस्टीरियस शक्ति से दीवार का यह हिस्सा अब भी मजबूत था। चिंगलिन की बात खत्म होते ही कुछ गोस्ट लाइक फिगर्स हवा में प्रकट हुए और एक स्याह हंसी के साथ हवा में लटक गए। भागना चाहती हो? इतना आसान नहीं। लिटिल फेरी डॉक्टर की भौहें सिकुड़ गई। एलीट दोजुन्स। अब प्रोफाउंड लायन सेक्ट ने अपने असली ट्रम्प कार्ड्स भेज दिए थे। 3 स्टार से नीचे के दोजुन्स, यहाँ क्या करने आए हो? चिंगलिन की आंखों में क्रोध भर गया। वो सीधे हवा में उछली और उसके पीछे सारे कंट्रोल्ड एक्सपर्ट्स भी दोजुन से टकरा गए। लिटिल फेरी डॉक्टर, निकल जाओ। जुन जेब यहाँ पहुंचा। उसकी आवाज गहरी थी और उसकी नजर दूर तक देख रही थी। प्रोफाउंड लायन सेक्ट के एलीट दोजुन्स अब युद्ध में शामिल हो चुके थे। अब ऑर्डिनरी डिफेंसेस कुछ नहीं कर सकते थे। उसने बिना देर किए अपने एलीट दोजुन्स को बुलाया और खुद सबसे आगे कूद पड़ा। युद्ध फिर से नई इंटेंसिटी के साथ भड़क उठा। ये लड़की तो गजब की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रखती है। लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें भारी हो गई। वो शाओ शाओ को लेकर पीछे हटने लगी लेकिन तभी डेंस काली फॉग फूटी और एक बुरी शक्ल वाला बूढ़ा आदमी चेन लहराता हुआ निकला। उसकी नीयत साफ थी। लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखों में आग जल उठी। उसने जहर भरी डोची से चेन को धक्का दिया और पीछे हटने लगी लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और शैडो लाइक फिगर आ धमका। तेज पाम विंड उसके चेहरे की तरफ बढ़ रही थी। दोनों ओर से घिर गई थी लिटिल फेरी डॉक्टर। लिटिल फेरी डॉक्टर ने झटके में शाओ शाओ को हवा में उछाल दिया और शाओली की ओर फेंका। एक जेंटल विंड शाओ शाओ को उड़ाती हुई ले गई। लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने चारों ओर लीथल पॉइजनस डोची छोड़ दी जो दोनों दोजुन्स के फुल स्ट्रेंथ अटैक्स को रोके। शाओली उधर दौड़ा। शाओ शाओ को पकड़ने के लिए कूद पड़ा लेकिन एक गोस्ट लाइक फिगर बिजली की रफ्तार से आया और एक जोरदार पाम स्ट्राइक उसके सीने पर पड़ा। शाओली के मुंह से खून निकला और वो हवा में उछल कर गिरा। एक पतला बूढ़ा हंसा और अब वो शाओ शाओ की ओर चपटा। कैलिन जो शीटियन से लड़ रही थी, उसकी नजर जैसे ही उस तरफ पड़ी उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मेडुसा, सरेंडर कर जाओ नहीं तो ये बच्ची। बूढ़ा शाओ शाओ की गर्दन से उसका कपड़ा पकड़ चुका था लेकिन तभी एक डरावना ठंडा एहसास उसके दिल में उठा। उसने अभी कुछ बोला ही था कि एक बर्फ जैसी ठंडी हथेली उसके गले पर आई और धंस गई जैसे किसी लोहे के पंजे ने दबोच लिया हो। उसकी हड्डियां टूटी और अगले ही पल उसकी बॉडी गिर पड़ी। एक ब्लैक क्लोथ्ड आदमी अनजान शांत उसकी लाश को उठाकर एक तरफ फेंक चुका था। उसने शाओ शाओ को अपनी बाहों में लिया और उसकी बड़ी डबडबाई आंखों में देखा। एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई और उसकी आवाज हवा में गूंज उठी, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया।